शाह, आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं। अगर सरदारा बीबी के इस बार में भनक भी लग गई तो वो आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप तो उनकी जान हो, लेकिन मेरे साथ जो होगा वो बड़ा ही कर्बनाक होगा। मैं सरदारा बीबी की डांट नहीं सह पाऊंगी। वो मेरा हुलिया बिगाड़ देंगी। डरी सहमी नाजिया कपकपाते लबों से अपना दुपट्टा दांतों में कचकचा कर बोली तो अगले ही लम्हे शाह उसके नाजुक बाजू को खींच कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ चुका था। कब किसे कहाँ खबर थी कि इस नाजुक सी छोटी मोटी लड़की पर वो दिल हार बैठेगा। मगर कभी जताने की कोशिश तक नहीं की थी। उसने बाहर से पत्थर जैसा सख्त लहजा रखने वाला दिल से उतना ही नरम था इस दोशीसा के लिए। उसके इतना कहने पर उसे खींचकर अपने साथ जोड़ चुका था। दोनों हाथ नाजिया के शाह के सीने पर लगे थे। वो अपने हाथ उसकी कमर के गिर्द हायल करके कहने लगा कि मैं कौन हूँ, इस घर का शाह। अपने इतने करीब देखकर नाजिया तो हवास बाख्ता हो चुकी थी। वह अचानक शाह के इतने करीब होने के बारे में कभी भी सोच नहीं सकती थी। शाह के वजह से उठने वाली महंगे परफ्यूम की खुशबू उससे मदहोश कर रही थी, लेकिन फिर भी अपने आप पर काबू पाकर वो नजरें झुका गई। कहने लगी कि मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आप छोटे साई हो और मैं एक आम सी लड़की। भला मेरा छोटे साई से क्या मुकाबला। इतना कहकर उसने अपना आप शाह के मजबूत हिसार से छुड़वाना चाहा था। ये लेकिन सोचकर ये गुस्ताखी ना की कि कहीं शाह को यह बात बुरी ना लग जाए। धीरे धीरे शाह ने अपनी गिरफ्त ढीली करना शुरू कर दी और फिर अपनी उंगली नासे की ठोड़ी पर रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाकर कहने लगा, किस घर का वारिस यानी छोटा साई मैं हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल होना चाहिए, ना कि बाकी घर वालों का। ठीक है, चलो इधर मेरे सर में मसाज कर दो। उस रोज तुमने मेरे सर में मसाज की थी तो बड़ी सुकून की नींद आई। नाजिया ये सुनकर थोड़ी झिझकी थी, फिर कहने लगी कि ठीक है छोटे साई, जैसा आपका हुक्म। दिल ही दिल में उसकी खुशी के लड्डू फूट रहे थे, लेकिन उसे इस खुशी का इजहार शाह के सामने करने की कोशिश नहीं की थी। वो जो समझ रही थी कि शाह बेड पर बैठेगा और उसे उसके सरहाने खड़े होकर मसाज करनी होगी, मगर शाह तो बेड के साथ नीचे बैठ चुका था। नाजिया से कहने लगा, क्या हुआ, बैठो, बैठकर मेरे सर में मसाज करो। नाजिया तो घबरा चुकी थी। घबराते हुए कहने लगी कि अरे नहीं छोटे साई, आप फर्श पर क्यों बैठ के हैं। आपके सामने मैं भला कहाँ ऊपर बैठ सकती हूँ। ये तो आपका बिस्तर गंदा हो जाएगा। आप ऊपर बैठिए, मैं खड़े होकर आपके सर की मसाज कर दूंगी। लेकिन शाह ने इस मर्तबा से घूर कर देखा था। मुझे बार बार दोहराने की आदत नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। हर बार ये जिद करती हो, हर बात पे तुम्हें बार बार ये बात बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। थोड़ा बहुत लहजा रोबदार करने की देर थी कि नाजिया सर झुका के फर्श पर शाह बैठ चुका था। आंखें मौन क्या। घबराते हुए नाजिया उसके पीछे बैठी और अपने हाथों में तेल लगाकर शाह के बालों में मसाज करने लगी। लेकिन जितनी बड़ी चादर उसने अपने गिर्द लपेट चुकी थी, वो बार बार कभी शाह के कंधों पर गिर रही थी तो कभी मसाज करने में रुकावट आ रही थी। शाह ने आंखें बंद की इंतहाई सरशारी की कैफियत में नाजिया के हाथ पकड़कर अपने सर से अपनी गर्दन की तरफ घुमाए थे, जिसका यह इशारा था कि सिर्फ सर में नहीं बल्कि गर्दन की पुष्ट पर भी मसाज करो। नाजिया की आंखों में भी एक चमक सी दौड़ गई थी। वो अपने हाथ सर से गर्दन पर ले आई थी। ऐसा करते हुए उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। सांस बड़ी तेजी से चल रही थी। शायद उसके दिल की धड़कने की आवाज और हाथों की ठंडक हारून शाह महसूस कर चुका था। चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट लिए शाह इंतहाई सरशारी भरे लहजे में कहने लगा कि नाजिया बार बार चादर लटक रही है, उसको उतार कर रख क्यों नहीं देती। ये सुनकर नाजिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छाई थी। जानती थी कि शाह के कहने का मकसद क्या है। उसकी कोई पहली मर्तबा तो नहीं था कि शाह जैसा शख्स नादिया की मोहब्बत में धीरे धीरे पिघल रहा हो। दिल ही दिल में वो भी खुश थी, लेकिन मुआशरे से डरती थी, क्योंकि जिस रोज उसकी और हारून शाह के रिश्ते की हकीकत दुनिया के सामने आती, किसी ने उसे कुछ नहीं कहना था, लेकिन उसे तो इबरत का निशान बना दिया जाता। नाजिया घबराते हुए चादर एक तरफ को रख चुकी थी और फिर अपने हाथों से हारून शाह के सर में मसाज करने लगी। धीरे धीरे हारून ने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए थे और फिर बनियान में ही बैठा अपना सर नाजिया के घुटने पर टिका दिया। जिस कदर तेजी से सांस ले रहा था उसकी खुमार आलूद सांस सुनकर नाजिया भी अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रही थी। एक वक्त वो भी आया जब हारून शाह एक मरतबा फिर नाजिया के लम्स को पाकर मदहोश होने लगा। वो फर्श से उठा नाजिया की तरफ मुड़ा। नाजिया ने हड़बड़ाकर फौरन अपना हाथ चादर की तरफ बढ़ाया ताकि वो चादर से अपना वजूद ढांप सके, मगर उससे पहले हारून शाह उसके दोनों हाथों को पकड़ चुका था। अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ ले गया और बड़ी सख्ती से उसकी गर्दन को खींचकर उसका चेहरा अपने करीब कर लाया था। उसके कानों के पास अपने लब रखते हुए यही बोला कि जाओ लाइट ऑफ करके आओ। नाजिया के पूरे वजूद में ये तल्फाज रसगोल गए थे। वो थोड़ी घबरा भी रही थी, लेकिन इस वक्त जज्बात के हाथों उससे मजबूर हुई कि उठी और जाकर कमरे की रोशनी ऑफ कर दी। नीम रोशनी में वो चलती हुई वापस हारून शाह के पास आई थी, जो नीम दराज बेड पर बैठा नाजिया को देख रहा था। सर से लेकर पैर तक नाजिया पर एक नजर डालने के बाद उसने अपना हाथ नाजिया की तरफ बढ़ाया था। फिर हाथ को थाम कर वो नाजिया को बिस्तर तक लाया। नाजिया एक मुद्दा फिर अपना हाथ हारून शाह को दे चुकी थी।
ये जाने बगैर कि उसकी बार बार की ये गलतियों से किस नौबत तक ले आएगी। और सारी रात नाजिया हारून शाह की दस्तरस में रही थी, सारी रात बगैर ये सोचे समझे कि अचानक इस कमरे में आ जाए और उसका राज फाश हो जाए तो कितना बड़ा धमाका हो सकता है। शाह उसे अपनी गिरफ्त में लिए रखा था। सुबह 3 बजे का वक्त था जब नाजिया की आंख खुली थी। अपने कंधे पर उसने शाह को सोए हुए देखा तो एक मरतबा फिर शर्म से लाल पीली होने लगी। कुछ देर पहले के गुजरे हुए लम्हात को सोचकर उसकी गालों पर हया की लाली सी छाने लगी थी। शाह उसकी मोहब्बत था, वो तो शाह के लिए अपनी जान तक हासिल करने को तैयार थी, लेकिन शाह उससे इससे भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। उसने बड़े ही प्यार से हारून शाह का सर अपने कंधे से उतार कर तकिए पर रखा। हारून शाह गहरी नींद में था, इस कदर प्यार आया था नाजिया को हारून शाह पर कि उसका जी चाह के शाह के माथे पर अपने लब रख दे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन वो पीछे हट चुकी थी। आज तक उसके साथ मोहब्बत का इजहार और हर तरह का ताल्लुक हारून शाह ने अपनी मर्जी से निभाया था। कभी खुद आगे बढ़कर नाजिया ने हारून शाह के साथ मोहब्बत नहीं दिखाई थी। वो अपने अरमान अपने दिल में बसाए धीरे से बेड से उतरी और चादर को अपने गिर लपेट कर हारून शाह के कमरे से बाहर निकल आई थी। धीरे धीरे कदम उठाती वो जब कमरे से बाहर निकली तो दाएं बाएं देखा कि कहीं उसे शाह के कमरे से निकलते हुए कोई देख ना ले। पाँव में जूते पहनकर वो बगैर चाप पैदा किए हुए अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ी थी, लेकिन ये जाने बगैर के दो आंखें खून ख्वार नजरों से उसे देख रही हैं। नाजिया, ए नाजिया, कितना सोती है? क्या रात भर जगाता रहे तेरा उठ उठ कर? सरदारा बीबी के लिए नाश्ता बना, जानती तो है इनका वो क्या कहती है, उसको डाइट वाला खाना तो उसे बनाया जाता है। आज तो तूने हद कर दी है। 9 बज चुके हैं। शाह बीबी भी उठकर दालान में बैठ चुकी है, नाश्ते का इंतजार कर रही है और तू नींद के मजे ले रही है। ज़ारा बाई ने जब अपने टांग का गुस्सा मारकर नाजिया को जगाया तो वो अपनी कमर से हिलाकर दर्द से सिसकी थी। पहले उसकी कमर में दर्द की टीसी उठ रही थी, अभी कुछ देर पहले तो उसकी आंख लगी थी, और वरना गुज़श्ता रातों शाह ने उसे सोने कहाँ दिया था। उठकर बैठी, आंखें सोचकर काफी बड़ी बड़ी लगने लगी थी। ज़ारा बाई ने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो कमर पर हाथ रखकर कहने लगी कि ए लड़की, क्या सारी रात जाकर बैठी रही है तू? उठ, जाके नाश्ता बना, अपना हुलिया दुरुस्त कर। क्या बना के रखा है खुद को? जैसे सारी रात खेतों में हल चलाती रही। इतना कहकर ज़ारा बाई जैसे वापस पलटने लगी तो नींद के मारे नाजिया दोबारा बिस्तर पर सोने लगी थी, लेकिन ज़ारा बाई को एक मरतबा फिर वापस पलटते देख करना चाहते हुए भी नाजिया उठकर बैठ चुकी थी। दिमाग चकरा रहा था। बड़ी मुश्किल से उठने उठकर फ्रेश होने के बाद कपड़े तब्दील किए थे और फिर चलती हुई हवेली में आई थी। सामने दालान पर बैठी सरदारा बीबी सफेद रंग के चादर को अपनी गिद्ध लपेटती हुई मुसलसल तस्वीर के दाने फेर रही थी। नाजिया को क्वार्टर से घर की तरफ आते हुए देखा तो माथे पर बल डाल दिया, लेकिन उनकी खूनख्वार नजरें नाजिया को देखने के लिए काफी थी। नाजिया ने जब सरदारा बीबी को सलाम दिया और बदले में सलाम का जवाब ना दे पाया तो घबरा ही चुकी थी, क्योंकि जिन नजरों से सरदारा बीबी से देख रही थी नाजिया को तो ये शक होने लगा कहीं सरदारा बीबी को पता तो नहीं चल गया। वो चेहरे पर जर्दी लिए सीधा घर के अंदर दाखिल हुई थी। किचन में जाकर उसने पहले 2 अंडे उबाले, फिर काली मिर्च डालकर चिकन कैनोला ऑयल में भिगोया, साथ फ्रेश जूस तैयार करके वो जितनी जल्दी हो सका था सरदारा बीबी तक पहुंची थी। जिस पर वो किचन से निकली तो सामने अशाश बशाश हारून शाह तैयार होकर अपने कमरे से निकला था। नाजिया ने एक नजर बड़े ही रश्किया अंदाज में शाह को देखा था। दिल ही दिल में वो चहक कर बोली थी कि मेरे शाह, खुदा की कसम, खुदा आपको नजर बस से बचाए। कितनी प्यारी हैं आप, मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आता है कि मैं शाह की पसंदीदा औरत हूँ। ये कहकर नाजिया जी भरकर मुस्कुराई थी, लेकिन शाह कॉल पर बात करता हुआ नाजिया के पास से उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता गुजर चुका था। वैसा ही था, रात की तन्हाई में जब उससे तलब महसूस होती तो नाजिया के साथ उसका रवैया बिल्कुल बदल जाया करता था, और फिर जब नाजिया दिन के उजाले में उसके सामने होती तो उसे यूं नजरअंदाज करता जैसे उसका मुकाम इस गर्मी की नुकरानी से ज्यादा है ही नहीं। वो कॉल पर बात करता सीधा अपनी सरदारा बीबी के पास गया था। सरदारा बीबी अपने पोते को अपने सामने देखकर उसका माथा चूम चुकी थी। तभी नाश्ते से फारिग होकर ज़हरा बेगम और महबूब शाह भी सरदारा बीबी के पास ही आकर बैठ चुके थे। अपने चचा चची को अपने सामने देखकर हारून शाह भी वहीं पर बैठ गया। जब झिझकते हुए नाजिया उनके सामने आई और सरदारा बीबी के लिए खाना उनके सामने रख दिया, एक नज़र उठाकर शाह ने नाजिया को देखा था, लेकिन बिल्कुल सपाट अंदाज था। नाजिया सर झुकाए किचन में आ गई और किचन में आने के बाद उसने बाकी काम देखना शुरू कर दिए थे। उसकी जिम्मेदारी इस घर में इतनी सी थी कि सरदारा बीबी का ख्याल रखना, उनके डाइट के मुताबिक उन्हें खाना देना, क्योंकि सरदारा बीबी को शुगर भी थी और कुछ हफ्ते पहले उन्हें हार्ट अटैक गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने सख्ती से तनकीद की थी कि उन्हें परहेजी खाना ही लिया जाए। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल मजीद बढ़ता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अभी नाजिया किचन में थोड़ी साफ सफाई देखने के बाद किचन से निकली थी कि जब रहीमा शाह अपने कमरे से तैयार होकर निकली थी। लंबे घने बाल जो कमर तक आ रहे थे, उनको लहराती अपनी
हाथों में उन्हें घुमाती बाहर आई थी। बड़ा ही खूबसूरत और कीमती जोड़ा पहन रखा था, देखने में ही ब्रांडेड लग रहा था। नादिया ने एक नज़र अपने जोड़े पर डाला। सादा पीले रंग का फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। नाजिया ने उसके साथ एक बड़ी सी चादर सफ़ेद रंग की थी, जो जब भी हवेली में आती तो इस चादर को अपने गिर लपेट कर रखा करती थी, क्योंकि अक्सर उसके लिए कपड़े या तो सस्ते बाजार से होते या फिर टू पीस होते। उनके साथ दुपट्टा तो होता नहीं था। और वैसे भी इस घर में काम करने वाली मुलाजमों को ये सख्ती से तरबिया की गई थी कि कोई भी बगैर दुपट्टे के नजर न आए। इसलिए यहाँ पर मुलाजिम अपने सर पर चादर रख कर ही काम किया करती थी। जबकि इन सबके बरअक्स इस शाह खानदान की इकलौती लड़की अलीना शाह, जिसने एक जालीदार दुपट्टा अपने गले में डाल रखा था और पटकीलियाँ करती बाहर भाग कर आई थी। इस वक्त दिन के 11:30 बज रहे थे। जाकर बाहर आई थी। ज़हरा बेगम ने तो अपनी बेटी को यूं मोहब्बत और प्यार से नवाजा था जैसे कोई बड़ा मारका मार कर आ रही हो। सरदारा बीबी अपनी पोती को सीने से लगाकर बांस पे ढा चुकी थी। उबला वंडा उसके मुंह में भी डालकर कहने लगी कि नाज़िया, मेरी पोती के लिए नाश्ता तैयार करो। क्या खाएगी मेरी पोती, बताओ ना। जाने क्यों मगर नाज़िया को रहीमा से असर महसूस होता था। एक जैसी थी जो रहीमा को देखकर नाज़िया को महसूस होती। वजह यह थी कि इस घर के 2 ही बच्चे थे, एक हारून शाह जिनके माँ बाप दोनों एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। अलहदगी इख्तियार करने की वजह क्या थी आज तक नाज़िया को पता तो नहीं चल पाई थी, मगर बस इतना पता था कि शाह की माँ भी दूसरी शादी करके अपने नए शौहर और बच्चों के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही है, जबकि शाह के अबू भी दूसरे मुल्क में एक गोरी मैम से शादी करके उससे बच्चे पैदा करवा चुके। सरदारा बीबी के लिए बात नाकाबिले यकीन थी। उनकी रीत रिवाज के खिलाफ थी कि उनका बेटा एक गैर मुस्लिम औरत से शादी करके उसे अपनी नस्ल बढ़ाए। इसलिए उन्होंने अपने घर के दरवाजे अपने बड़े बेटे के लिए बंद कर दिए थे। हारून शाह ही था जिसमें उनकी जान बसती थी, और हारून शाह के साथ साथ अंजुमन और महबत शाह की इकलौती बेटी अलीना शाह थी, जिसमें सरदारा बीबी की जान अटकी हुई थी। सबको नाश्ता करवाने के बाद नाज़िया ने जब खुद नाश्ता करने के लिए किचन में हाथ पाट खोलकर देखा तो उसमें एक पराठा पड़ा था। शायद आज शाह ने नाश्ता कम किया था। ये सोचकर नाज़िया ने वो पराठा जैसे निकाल कर खुद खाना चाहा तो अगले पल ज़ारा बाई वहाँ पर आ चुकी थी। उसने बड़ी सख्ती से नाज़िया का हाथ पकड़ा था। कहने लगी कि आए हाय लड़की, ये क्या कर रही है, ये खाना तो शाह लोगों का है, तूने गैस खाने पर भी नजर रखी हुई है। नाज़िया थोड़ी घबराई थी। नाज़िया कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, ये पराठा तो ऐसे ही बच गया था, दिन तो वैसे ही बासी हो जाएगा, किसी ने खाना नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही खा लेती हूँ। लेकिन ज़ारा बाई तो उसे झटक चुकी थी। ये तो सरदारा बीबी का दूसरा रूप थी, जिसका काम इस घर में काम करने वाले तमाम मुलाजमों पर अपना हुक्म चलाना था। कहने लगी कि नहीं, वो जरूरत नहीं है, जा जाकर वो सूखी रोटी बनी हुई ना, तुम नौकरों के लिए वही है, खाओ, बढ़िया देसी घी के पराठे खाने वाले, तेरे औकात भी है कि तू ये खाना खा सके। इतना कहकर वो नाज़िया को दूर झटक चुकी थी। नाज़िया का तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो ज़ारा बाई को बातें सुना चाहती। मन ही मन में उसे बुरा भला कहते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या पता है मेरी औकात क्या है, तुम जानती नहीं हो शाह का उर्फ छोटे साईं, जैसे सरदारा बीबी खुद छोटे साईं कहकर बुलाती है। सरदारा बीबी जिसे इस घर का वारिस मानते हैं, और ज़ारा बेगम जिसने आज तक कभी हारून शाह को उसके नाम से नहीं पुकारा। सरदारा बीबी के हुक्म के मुताबिक सभी छोटे साईं के अलकाब से नवाजती। मैं छोटे साईं के साथ गुर्बत के लम्हात गुजार चुकी हूँ, उनकी पसंदीदा औरत हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हें क्या खबर, जिस रोज़ तुम लोगों को मेरी अहमियत का इल्म होगा ना, उस रोज़ मैं देखूंगी तुम लोगों के चेहरे मुझे इस घर की छोटी बीवी बनते देखकर कैसे उतरेंगे। नाज़िया दिल ही दिल में ये सोचकर खुश हो रही थी कि जब ज़ारा भाई ने उसके सामने जोर से 2 थालियां उठाकर आपस में भिजा दी। कहने लगी, ओह बीबी, इन ख्यालों में गुम हो, नाश्ता नहीं करना तो जाओ जाकर बाहर सहन से झाड़ू ही लगा दो। लेकिन नाज़िया फौरन से एक जानब को सूखी रोटी निकाल कर उस पर एक सब्जी मिर्च रखकर खाने लगी। आज तक हारून शाह ने किचन में जानकर देखा ही नहीं था कि नाज़िया क्या खा रही है। वो तो यही समझ रहा था कि मेरे खाने के बाद नाज़िया भी वही खाना खाती है जो बाकी सब खाते हैं। आज नाज़िया की तबीयत थोड़ी बोझल थी, थोड़ा बहुत ही खाना खाकर सहन में कामकाज में लग गई। पूरे सहन की सफाई करते करते उसकी कमर अकड़ चुकी थी। यहाँ तक कि शाम हो गई और शाह घर भी वापस आ चुके थे, लेकिन अभी तक वो सहन में बैठी पौधों की क्यारों की सफाई में लगी थी। जैसे उठकर सीधी हुई तो कमर में दर्द की वजह से वो सिसकी थी। उस पल अपने पीछे किसी साय का एहसास हुआ तो पलट कर देखा, चेहरे पर संजीदगी सजाए हारून शाह खड़ा था। अगले ही पल वो नजर झुका गई, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और सलाम देने लगी। जवाब में हारून ने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा कि ये क्या कर रही हो तुम। नाज़िया ने अपनी मिट्टी से भरे हाथों को एक तरफ जाते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस क्यारियों की सफाई कर रही हूँ। हामती हुई नाज़िया और चेहरे पर थकन के तासुरात देखकर हारून शाह के अंदर एक खुलबली सी मच रही थी। उसने नाज़िया को देखकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा कि तुम ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, जब मैं कह चुका कि तुम सिर्फ और सिर्फ सरदारा बीबी का ख्याल रखोगी, उनके खाने पीने का, उनके डाइट का। अगर वो तुमसे कहेंगे मसाज करो तो तुम उसके सर की मसाज करोगे, उनके पैर दबाओगे।
इसके अलावा ये काम तुम्हारे नहीं है। नादिया सर झुका चुकी थी, दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। फिर कहने लगी कि शाह वो दरअसल ज़ारा भाई का नाम नादिया को जुबान पर आया था कि शाह ने हाथ उठाकर मना कर दिया। अगले पल तेज तेज कदम उठाता घर में दाखिल हुआ, ज़ारा भाई को आवाज़ दी थी। ज़ारा भाई जो उम्र में 5-6 साल सरदारा बीबी से छोटी होंगी, अपने आप इस घर की छोटी बीबी समझने लगी थी। जल्दी जल्दी कदम उठाती हमती भी आई और कहने लगी कि जी छोटे साई, आपने बुलाया, खैरियत है ना? जवाब में हरू ने चेहरे पर संजीदगी सजाकर कहा कि क्या आपको इस घर में मुलाजिम कम पड़ रहे हैं? ज़ारा भाई घबराते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, सारे मुलाजिम तो ठीक से काम कर रहे हैं, मैं तमाम मुलाजिमों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। लेकिन हरून अगले पल तड़प कर बोला था कि जब सारे कामों के लिए मुलाजिम मौजूद है तो फिर आपने नाजिया से क्यों काम करवा रखा है? वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ सरदारा बीबी के ख्याल रखने के लिए है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ना ही मैं से आईना के बाद इस घर के बाकी काम करते हुए देखो, वो सिर्फ और सिर्फ सरदारा बीबी की केयर टेकर है, ना कि इस घर की मुलाजमा। जिस कदर सख्त अंदाज में शाह बोलना था, ज़ारा भाई तो सर झुकाकर गसियानी हो चुकी थी। कहने लगी कि ठीक है, मैं आइंदा के बाद इससे कोई काम नहीं करूँगी, छोटे साईं जो आपका हुक्म वही होगा। नाजिया भी हाँ साफ करती दालान में आकर रुक चुकी थी, चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ज़ारा भाई को देखकर जब वो मुस्कुराई तो ज़ारा भाई का चेहरा तो बिगड़ चुका था। इससे पहले कि नाजिया जाकर हरून शाह के पास खड़ी होती, तभी अलीना वहाँ पर आई थी और अगले पल अपने दोनों हाथों से हरून का बाजू पकड़कर अपना चेहरा हरून शाह के कंधे पर रख चुकी थी। कहने लगी, हरून किन कामों में लगे हो? आज मुझे तो बात घर जल्दी आए हो, आओ बाद में घूमने चलते हैं। मुझे सरदारा बीबी ने इसी सूरत घर से निकलने की इजाज़त दी कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो, वरना वो मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देंगे। हरून और अलीना को एक दूसरे के इतने करीब देखकर नाजिया का वजूद तड़प चुका था। हरून शाह ने एक नज़र नाजिया पर देखा, जिसकी आंखें शोला बार हो रही थी। उसने बहाने से अलीना का हाथ अपने कंधों से हटाया और कहने लगा कि हाँ आज तो मुश्किल है क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, सर में दर्द हो रहा है इसलिए जल्दी घर आया हूँ ताकि आराम कर सकूँ। लेकिन अलीना एक मरतबा फिर नाजिया पर एक औचार सी नज़र डालकर हरून के करीब हो चुकी थी। कहने लगी कि अरे हरून आप ऐसे तो मत करो, मैं सुबह से प्लान बनाकर बैठी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बाग में जाना है तो जाना है। तभी सरदारा बेबी भी वहाँ पर आ गई, कहने लगी कि अरे बच्ची जिद करिए तो ले जाओ, घर में बैठ बैठ कर बोर हो रही होगी। सुनकर हरून भी मना न कर सका। नाजिया के तो चेहरे की हवाएं उड़ी थी, वो अपनी मुट्ठियां बींचती एक नजर हारून पर डालकर अपने आंसू से छुपा न पाई थी। आंखों में आंसू लिए इस तरह किचन की तरफ चली गई। हारून जानता था नाजिया को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वह इस वक्त बेबस था, तो सोचकर उसने अपने कानों में एयरपोर्ट्स लगाए और नाजिया को कॉल मिला दी। नाजिया क्वार्टर में बैठी हिचकियां भरकर रो रही थी। जिस पर हारून ने उसे कॉल की थी, दिल में कई तरह के वसवसे थे जो नाजिया का चैन चुरा रहे थे। हारून की आवाज़ फोन पर सुनकर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हिचकियों को रोका था। धुंधी हुई आवाज़ में कहने लगी जी, और एक मरतबा फिर रोने लगी। हारून इस वक्त बाग की तरफ अपनी गाड़ी ड्राइव करके ले जा रहा था और अलीना उसके साथ ही फ्रंट सीट पर बैठी बार बार उससे बात करने की कोशिशों में लगी थी, लेकिन वो उसकी हर एक बात से बेनियाज नाजिया की हिचकियां सुन रही था। एकदम से उसके चेहरे पर संजीदगी सख्ती में बदल गई। कहने लगा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जब तक मैं वापस तुम तक पहुँच नहीं जाता तो मैं तुमसे बात करता रहूँगा। वो अलीना को ये जताने की कोशिश कर रहा था जैसे वो काम के सिलसिले में बात कर रहा हो, लेकिन नादिया भी ये समझ चुकी थी। जैसे ही बाग में पहुंचे तो अलीना बार बार हरून से ये कह रही थी कि मेरे साथ चलो, हम मिलकर फल तोड़ते हैं, लेकिन हरून इनकार कर चुका था कि तुम्हें तो बाग में घूमना था ना, तुम घूमो, मुझे एक जोड़ी कॉल करनी है। जब वो अकेली मुँह फुलाए इस बिला बाग में चहलकदमी करने लगी, जबकि उससे पीछे हरून शाह मुसलसल कॉल पर नादिया से बात कर रहा था। उसे यकीन दिला रहा था कि अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने दो, अब तो वक्त करीब आ चुका है, समझी, बहुत जल्द मैं तुम्हें सबके सामने अपनाने वाला। क्या तुम्हें अपनी शाह पर भरोसा नहीं है? जवाब में नाजिया अपनी आंखों में आंसुओं को साफ करते हुए कहने लगी कि शाह, मुझे आप पर तो भरोसा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मुझसे कहीं ज़्यादा आपको मोहब्बत सरदारा बीबी से, अपने चचा चाची से। अगर उन्होंने कह दिया कि आप मुझे छोड़कर अलीना बीबी से शादी कर लें तो मैं जानती हूँ सरदारा बीबी आपको मुझसे दूर कर देंगे, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको मुझसे दूर करने की। दिल में जितने भी खदशात से नाजिया बता रही थी, जबकि ये सुनकर हरून खामोश हो चुका था। कहने लगा, मैं इसकी नौबत ही नहीं आने दूंगा। अलीना मेरे लिए सिर्फ इस घर की एक फर्द है, इससे ज़ायद मैं अलीना को कुछ भी नहीं समझता, समझी तुम? अब ये रोना बंद कर दो। अलीना कोई बीबी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इस पूरे खानदान के छोटे साईं की मोहब्बत की इकलौती वारिस हो जाने अनजाने में ना से ही हरून के मुंह से ये अल्फाज निकल चुके थे, जिसे सुनकर नाजिया को कुछ ढहारस मिली थी। उसका वजूद बुखार में तप रही था। मगरिब हो चुकी थी जब अलीना और हरून वापस आए थे। शाह के इतने मोहब्बत भरे लहजे में बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिला था। वो जानती थी कि शाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आज से 2 साल पहले नादिया इस घर में आई थी।
नस्ल दर नस्ल तकरीबन 2 पुश्तों से नाज़िया के बाप और माँ और फिर उसके दादा दादी भी इस घर में शाहों की नौकरी कर रहे थे। इस घर में शाहों की नौकरी कर रहे थे, कामकाज के लिए वही मुलाजिम मुकर्रर थे। नाज़िया की माँ इस घर में झाड़ू पोंछा किया करती थी, लेकिन फिर एक रोज़ पहले नाज़िया का बाप इस दुनिया से चल बसा और फिर नाज़िया की माँ कैंसर की जद में आ गई। इलाज के लिए सरदारा बीबी ने पैसे तो दिए थे, मगर नाज़िया की माँ की जिंदगी इतनी थी। नाज़िया भी इस घर में कभी कभार आया करती थी। जब अलीना और हारून शाह दोनों खेल रहे होते तो वो दूर से छुप छुप कर उन्हें देखा करती। नाज़िया को तो बचपन से ही शाह बेहद पसंद था, बस अपने लबों पर कभी बयान ही नहीं कर पाई थी। जिस पर नाज़िया की माँ पर आखिरी वक्त था तो उसने हाथ जोड़कर सरदारा बीबी से कहा था कि मेरी बच्ची आज से आपके हवाले, आप किसके साथ जो मर्जी रवैया रखें, इसे अपने घर में मुलाजमा बनाकर रख लें, ये काम काज कर दिया करेगी, बदले में उसे एक छत मिल जाएगी। ये शाह हवेली के दौरा दीवार के अंदर रहेगी तो मुझे लगेगा ये महफूज है। यूँ एक जद्दी पुश्ती मुलाजमा की बेटी को अपने घर में पनाह दे चुके मुलाजमा की बेटी को अपने घर में पनाह दे चुके थे। नाज़िया को काम काज करने का पता नहीं था, वो तो 12 जमातें पढ़ चुकी थी और इसके बाद आगे भी पढ़ना चाहती थी, मगर माँ बाप के इंतकाल के बाद हर एक चीज़ से उसका दिल उठ कर रह गया। पहले पहल तो इस घर में खामोश बैठी रही, लेकिन धीरे धीरे सरदारा बीबी के दिल में ज़हरा बेगम ने ये बात डालना शुरू कर दी कि लड़की है तो नौकरों की बेटी, कितने दिन तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। हमारे घर में हमारा घर है, कोई यतीम खाना तो नहीं जो हम बेसहारा लड़कियों को यतीमों को पालते फिरेंगे। इस लड़की को घर के कामों में लगाएं। सरदारा बीबी ने हारून शाह के सामने कहा था कि ये लड़की आज के बाद से मेरा ख्याल रखेगी, मेरे खाने पीने की जिम्मेदारी मेरे तमाम तर ख्याल ये नाज़िया रखेगी। नाज़िया का असल नाम तो नूरुलैन था, लेकिन सब उससे नाज़िया बुलाया करते थे। यूँ 2 साल से नाज़िया इस घर में रहकर सरदारा बीबी की जिम्मेदारी कर रही थी, उनका ख्याल रख रही थी, मगर धीरे धीरे कब हारून की नज़रें नाज़िया पर पड़ी, उसके दिल में वो एक खास मुकाम कर गई। हारून शाह को भी खबर ना होगी, ये जानते हुए भी कि हारून शाह मना कर चुका, फिर भी दारा भाई ने क्वार्टर में जाकर नाज़िया को बहुत डांटा था। उसे छुट्टियाँ से दबोच कर कहा था कि लड़की खबरदार जो ख्वाब देखने की कोशिश भी की तूने, वरना तेरे जैसे लड़कियों के पर काटना मुझे अच्छे से जानते हैं। देख रही हूँ मैं आजकल तू कैसे छोटे साइन पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। ये बात ध्यान में रखना, ये बड़े लोग हैं। शाह खानदान के लोग अपने घर के लड़के लड़कियों की शादी अपने खानदान में ही करते हैं। जिस तरह ये तौर तरीके तूने अपने अपना रखे ना, बहुत जल्द सरदारा बीबी के कान के खिलाफ ऐसे भरूंगी कि तुझे पकड़ कर इस घर से चलता करेगी। छोटे साइन की शादी सिर्फ और सिर्फ अलीना बीबी से होनी है, समझी तू? और चुपचाप नौकरानी बनकर इस घर के काम करो। छोटे साई तो है ही ऐसे, मासूम दिल है, भोले हैं, बहुत जल्द उनका दिल नरम पड़ जाता है, बस ऊपर ऊपर से सख्त दिखाई देती है। अब दोबारा तुम्हें मैं उनके आगे पीछे घूमता न देखूं। उस दिन नाज़िया की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मगर इसके बावजूद ज़ारा बाई के कहने पर वो उठी थी। बुखार से वजूद तप रहा था, पूरे बदन में दर्द हो रहा था। सरदारा बीबी भी इस रोज अपने कमरे में आराम कर रही थी। उन्हें नाश्ता करवाने के बाद नाज़िया से पूरे घर के काम ज़ारा बाई अपनी निगरानी में करवाने लगी। जानबूझकर एक एक जगह पर पोछा दो, बार बार लगवा रही थी। ये घर बिल्कुल चमकना चाहिए, तुम्हारे हाथों में तो जोर ही नहीं है। ये कहकर वो नाज़िया को डांट रही थी, लेकिन तभी काम करते करते नाज़िया का पाँव फिसला और वो जाकर सामने सोफे पर लगी थी। चक्कर तो पहले से आ रहे थे, यूं करने की वजह से वो चिल्लाकर बेहोश हो चुकी थी। घर के सारे मुलाजिम वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। ज़ारा भाई जो उसे मुसलसल काम करवाए जा रही थी, उसे यूं करता देखकर पहले तो गुस्से से चिल्लाई, आसपास देखकर कहने लगी, ये लड़की ये काम ठीक से नहीं होता तुझसे, अब ये ड्रामेबाजी बंद करो, क्या तमाशा खड़ा कर रही है। ज़ारा भाई घबरा भी रही थी कि अगर उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होगी और छोटे साई ने पूछ लिया उसे क्या हुआ, तो फिर तो इसकी नौकरी पक्की हाथ से जाती। बाकी की मुलाजमें भी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी। उसके चिल्लाने पर सरदारा बीबी और ज़ारा बेगम भी अपने कमरों से निकल आई थी। अलीना ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ ज़रूर सुनी थी, लेकिन कमरे से बाहर निकलने की जहमत नहीं की थी। सरदारा बीबी ने ही जब उसे यूं बेहोश होते देखा तो खुद पास चली गई। मुलाजमत से कहने लगी कि पानी के छींटे मारो, क्या हो गया इससे? फौरन पानी के छींटे मारे। उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन पूरा वजूद ठंडा पड़ चुका था, ठंडे पसीने आ रहे थे, ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक लो हो चुका था। फौरन सरदारा बीबी ने ज़ाहरा बेगम से कहा कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, एकदम से बेहोश हो गई है। सरदारा बीबी ने तो ज़ाहरा बाई को आड़े हाथों लिया था, कहने लगी, अगर इसकी तबीयत ख़राब थी तो किसने कहा था ऐसे काम करवा दे, मेरा खाना तो ये कब का बना ही चुकी थी, फिर क्यों अभी तक ये यहाँ पर मौजूद थे। ज़ाहरा बाई खुद ही तिल मिलाकर कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो खुद ही कह रही थी कि मैं ज़रा लाउंज की सफाई कर देती हूँ, मैंने तो उससे कोई काम ही नहीं कहा था। ज़ाहरा बाई नजरें मिलाए बगैर ये बात कह रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ ज़ाहरा बेगम ना चाहते हुए भी नाज़िया को लेकर ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास गई थी। साथ एक मुलाजमा भी मौजूद थी। ज़ाहरा बेगम तो गाड़ी में बैठी रही थी। नौकरानी से कहा था कि जाओ इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, पता नहीं क्या हो गया इसको। सरदारा भी ना हद करती है,
तुम्हारे घर की नौकरानी फिर भी एक नौकरानी की खातिर मुझे भेज दिया। वो गाड़ी में ही अपना मोबाइल चलाते हुए भली थी, जबकि नौकरानी और ड्राइवर नाजिया को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। ब्लड प्रेशर तो काफ़ी लो था, मगर जब डॉक्टर ने चेकअप किया और रिपोर्ट्स आने पर जो बात पता चली, डॉक्टर भी हैरान हो चुके थे। एक नज़र नाजिया पर डाली जो उम्र में 19-20 साल की लग रही थी, लेकिन काफ़ी दुबली पतली सी थी, रंग शफाफ था, चेहरे पर कमजोरी की आसार नुमाया थे। वो दोनों मुलाजिम और ड्राइवर को देखकर कहने लगे कि इनकी हस्बैंड कहाँ है। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, कहने लगे कि नहीं नहीं, ये तो अभी तक गैर शादीशुदा है, हुआ क्या है। वो डॉक्टर भी थोड़ी हैरान हो गई थी, फिर कहने लगी अगर इनकी शादी नहीं हुई तो फिर मामला तो बड़ा संगीन है, ये लड़की तो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनना थी कि इन दोनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। कुछ देर बाद नाजिया को होश आ चुका था। वो मुलाजमों से बाजू से पकड़कर झंझोड़ रही थी, उसे कह रही थी कि ये क्या किया है तूने, सरदारा बीबी को पता चला तो पता है तेरे साथ क्या होगा। नाजिया जो पहले घबराई हुई थी अभी भी चक्रों की जद में थी, कहने लगी कि क्या हुआ है। जवाब में जब उस मुलाजिमा ने से खबर सुनाई तो माँ बनने वाली है, किसका बच्चा है, किसके साथ गुनाह करती रही है, तुझे तो हम लोग बड़ा मासूम समझते थे, लेकिन तू तो ऐसी ही निकली। ये सुनकर नाजिया का कलेजा मुंह को आया था। वह जानती थी इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन बस मुलाजमों को कैसे समझाती। मुलाजमों से लेकर गाड़ी तक आई थी। ज़हरा बेगम ने एक नज़र नाजिया को देखा, फिर मुलाजमों को। इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, सरसरी से अंदाज में पूछने लगी कि क्या हुआ था। उसके जवाब में मुलाजमा घबराते हुए कहने लगी कि नहीं कुछ नहीं, बस बीबी जी ऐसी गर्मी की वजह से चक्कर आकर गिर गई थी। ज़हरा बेगम ने पहले तो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन जब गाड़ी में बैठते हुए रिपोर्ट शॉपर से गिरकर गाड़ी में गिरी तो ज़हरा बेगम की तो नज़रें वहीं पर टिक चुकी थी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि नूरुलैन प्रेग्नेंट है। ज़हरा बेगम का तो पारा हाई हो चुका था। नाजिया रो रही थी, आखिर कैसे बताती कि उसकी कोख में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि शाह का है, इसी खानदान का चश्मो चिराग। कुछ ही देर बाद वो घर पहुंच चुके थे। सरदार बीबी जो नाजिया की इस तबीयत की वजह से काफ़ी बोझल सी बैठी थी कि पता नहीं बच्ची को क्या हो गया। मैंने भी उसकी माँ से वादा किया था कि उसका ख्याल रखूंगी, लेकिन पता नहीं है ज़ारा भाई उसके साथ कैसा रवैया रख रही है। सदारा बीबी अभी ज़ारा भाई को डांट ही रही थी कि जब ज़हरा बेगम नाजिया को अपने साथ लेकर घर दाखिल हुई। सदारा बेबी उससे पहले पूछती कि नाजिया को क्या हुआ, उससे पहले वो गुस्से से नाजिया को बाजू से घसीट कर सदारा बेबी के कदमों में गिरा चुकी थी। नाजिया रो रही थी, उसका हाथ सीधा अपने पेट की तरफ गया था। सदारा बीबी ने जब ज़हरा बेगम को ऐसा करते देखा तो वो दहाड़ी थी, कहने लगी कि बहू ये क्या तरीका, तुम नाजिया के साथ इतना सख्त रवैया कैसे रख सकती हो, हुआ क्या है। ज़हरा बेगम चिल्लाकर सदारा बीबी को बताने लगी कि सदारा बीबी ये लड़की जिसे आप इतना मासूम और अच्छा समझ रहे हैं ना, इसे इस घर में रखी आई है, जानती भी है इसने क्या हरकत की है। आज तक हमारे खानदान में नौकर भी रखे गए हैं तो नस्ली रखेंगे, मगर ये लड़की देखिए बगैर शादी की माँ बन चुकी है। तभी ये मोहतरमा बेहोश होकर गिरी थी। सदारा बीबी का तो हाथ अपने सीने की तरफ गया था। महमे शाह भी इसी वक्त घर पहुंचे थे, जिस पर नाजिया की हकीकत सदारा बेबी को पता चली। वो मज़ीद रोने लगी थी। सरदारा बेबी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। पहले तो चेहरे पर हैरान किया, लेकिन अगले पल गुस्सा भी डराया था। आगे बढ़कर उन्होंने नाजिया का मुंह दबोचा था। मुंह दबोच कर कहने लगी कि नाजिया ये सब कुछ क्या है, ये क्या सुनने को मिल रहा है। मुझे क्या तो इस किरदार के मालिक है, शर्म नहीं आई तुझे। अरे हम तुझे इस घर में कितनी इज्जत से रखते आ रहे हैं और तुम मुंह काला करती फिरी। अगर इतनी जवानी मुंह जोर हो चुकी थी तो मुझे बताती, मैं तेरी शादी करवा देती। ये हरकत तूने की तो कैसे। सरदारा बीबी का सांस फूलना शुरू हो चुका था। उन्हें नाजिया से ये उम्मीद नहीं थी। नाजिया उनके कदमों में बैठी रोते हुए कह रही थी कि सरदार बीबी प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, मेरी बात पर यकीन करें। लेकिन ऐन उसी वक्त हारून शाह घर दाखिल हुआ था। इस घर का माहौल देखकर तो वो ठटका था। सभी यूं खड़े थे जैसे सबको सांप सूंघ चुका हो। सामने सरदारा बीबी खड़ी थी और नाजिया उसके कदमों में बैठी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हारून शाह ने जब ये मंजर देखा तो घबरा चुका था। जैसे आगे बढ़ा कहने लगा, ये क्या है नाजिया, सरदारा बीबी के कदमों में क्यों बैठी हुई हो, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या किया है नाजिया ने। हारून शाह तो गुस्से से भर चुका था, लेकिन अगले ही पल ज़हरा बेगम गुस्से से तड़प कर कहने लगी कि अरे बेटा देखो इसकी हरकत, ये लड़की पता नहीं किसका गुनाह पाल रही है। अपने वजूद में न जाने किसका नाजायज़ खून अपने बदन में पाल कर इसने शाह खानदान का नाम मिलिया मीट करने की कोशिश की है। बेहोश हो गई थी काम करते करते, डॉक्टर के पास लेकर गए हैं तो ये रिपोर्ट आई है, जिस पर रिपोर्ट उसने अपने हाथों में लेकर देखी तो सच सच वहाँ पर लिखा था कि नाजिया प्रेग्नेंट है। सरदारा बीबी ने गुस्से से अपना पाँव नाजिया के सीने पर मारा था। इससे पहले कि वह मुंह के बल गिरती, हारून आगे बढ़कर उसे थाम चुका था। वह शाह के मजबूत हिसार में आ चुकी थी। जब रोते हुए उसने शाह की तरफ देखा तो आंखों में कई तरह की बेबसी और शिकायत थी। यही वक्त था जिससे नाजिया डर रही थी। हारून ने अगले ही पल इंतहाई गुस्से के लहजे में कहा कि कोई गुनाह नहीं है ये, ना ही नाजिया ने मुंह काला किया है। आप सबको अपनी जुबान को लगाम, ये मेरा बच्चा है और जायज बच्चा है, शाह खानदान का खून। नाजिया के बदन में पड़ रहा ये अल्फाज
हारून शाह के मुंह से निकलना थे कि सबको सांप सूंघ चुका था। जबकि वही सीढ़ियों पर खड़ी अलीना जो कुछ देर पहले नाजिया को सबसे डांट खाता झड़के खाता देखकर एंजॉय कर रही थी, हारून शाह के मुंह से यह हकीकत सुनकर असल क़यामत उस पर छूटी थी। मारे सदमे के वो वहीं गिर पड़ी थी। उसे गिरता देखकर ज़हरा बेगम और महवी शाह उसकी तरफ बढ़े थे, मगर शाह सरदारा बीबी के सामने सर झुकाए खड़ा नाजिया को बिल्कुल अपने हिसार में ले चुका था। नाजिया शाह के सीने से लगे फूट फूट कर रो रही थी, रोते हुए बच्चों की तरह शिकायत लगाकर कह रही थी कि शाह मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। शाह ने नजर उठाकर अपनी दादी की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी, सिर्फ इतना बोला था कि मैं नाजिया को कमरे में छोड़कर आता हूँ। इससे पहले कि शाह नाजिया को अपने कमरे में लेकर जाता, सरदारा बीबी वहीं से बोली थी, खबरदार जो तुमने इस लड़की को अपने कमरे में ले जाना चाहा, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मगर जवाब में हारून इंतहाई नरम लहजे में सर झुकाकर बोला था कि सरदारा बीबी ये कोई नीच लड़की नहीं है, मेरी बीवी है। आज से नहीं 3 महीने पहले मैं नाजिया से निकाह कर चुका हूँ। ये हारून शाह और छोटे साईं की मोहब्बत है, मनचाही बीवी है। यही मुकाम मेरे ख्याल से मेरी बीवी के लिए काफ़ी है। इतना कहकर हारून नाजिया को कमरे में ले जा चुका था। नाजिया हारून शाह को कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जानती अब क्या होगा। मगर हारून शाह उसे बेड पर बैठाकर पानी देता हुआ चुप कर रहा था, मुस्कुराकर कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा शाह तुम्हारे साथ है। तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी देने वाली, इस घर को वारिस देने वाली जो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी और से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हारून शाह जब बाहर आया था तब तक ज़हरा बेगम और महवी शाह अपनी बेटी अलीना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल चुके थे। जाने से पहले ये कहकर गए थे कि तुमने हमारी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। हारून जवाब में ये बोला था कि बच्ची, मैंने आज तक आपकी बेटी को कभी वो सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाए, ना ही उससे कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ या मैंने उसके साथ शादी की हामी भरी। आप लोगों ने खुद उसके दिमाग में इस तरह की बातें डाल रखी थी, तो इसमें मेरा क्या कसूर। सरदारा बीबी गुस्से से अपनी पोती को देख रही थी। जैसे हारून शाह उसके पास गया तो वो एक जनाटेदार थप्पड़ हारून के मुंह पर मार चुकी थी। कहने लगी कि ये क्या हरकत कर दी तुमने, ये खानदान के सामने हमारा तमाशा बना कर रख दिया। खानदान वालों में जब ये पता चलेगा कि हारून शाह ने खानदानी लड़की के बजाय एक नौकरानी की बेटी से शादी कर ली है, तो क्या गुजरेगी उन पर कि अब हमारी नस्ल एक कमजोर लड़की से चलेगी। हमारी नस्ल को बजाय शाह खानदान की लड़की के किसी और जात की लड़की आगे बढ़ाकर लेकर जाएगी। सरदारा बीबी रो ही रही थी और हारून शाह के सीने पर मुक्के मार रही थी, उसे थप्पड़ मारी थी, मगर हारून उन्हें अपने सीने से लगा चुका था। कहने लगा कि मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ और सिर्फ बेतुकिया बातें हैं। अभी आप गुस्से में हैं, मैं जानता हूँ, मैंने आपसे ये बात छुपा कर गलती की, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए लाजिम था कि आपको अपने खानदान वाले ये रीत रिवाज अपने पोते की खुशियों से बढ़कर है। भले ही सरदारा बीबी रो रही थी, लेकिन रोते हुए चादर से अपने आंसू साफ करते कहने लगी कि नहीं, मुझे हर एक चीज़ से बढ़कर तुम हो, तुम्हारी खुशियाँ। हारून अपनी दादी के पास घुटनों के बल बैठ कर कहने लगा कि जब मेरी खुशी आपको हर एक चीज़ से बढ़कर अजीज है, तो ये समझ लीजिए कि नाजिया मेरी खुशी है। तमाम तर खुशियाँ मुझे नाजिया दे सकती, हाँ उससे निकाह करना मेरी गलती है। मुझे आपकी मौजूदगी में आपकी रजामंदी मुझसे निकाह करना चाहिए था, लेकिन जिस पर उसके माँ बाप का इंतकाल हुआ तो नाजिया के चचा का बेटा उस पर बुरी नजर रखने लगा था। वो इंतहाई बिगड़ा हुआ और बदकिरदार लड़का था। नाजिया से शादी इसलिए करना चाहता था ताकि एक तो उसे उसके माँ बाप की जमीन हथिया सके, दूसरा उसे नाजिया से ना तो कोई मोहब्बत थी और ना ही इसकी इज्जत कर सकता था। नाजिया के सामने कितनी मरतबा मोहल्ले गांव की औरतें उसके कजन की शिकायतें लेकर आ चुकी थी कि वो उनकी बेटियों पर बुरी नजर रखता है। जिस रोज नाजिया हमारे घर आई थी, उससे अगले रोज ही दरवाजे पर मुझे उसका वो कजन मिला था जो उसे खड़ा था, धमका रहा था और बार बार अपने साथ चलने का कह रहा था। वही वक्त था जब मैंने नाजिया से इस बारे में पूछा और उसने मुझे अपनी हकीकत बताई कि वो उससे शादी नहीं करना चाहते, मुझे ज़बरदस्ती धमकाने के लिए आ जाता है। नाजिया की मदद के तहत ही सही मैंने उसके तमाम तर ज़मीनी जगह और जायदाद वगैरह उसके नाम करवाई। उस लड़के से भी उसका पीछा छुड़वाया, मगर जिस रोज ये गाँव से मेरे साथ वापस हवेली आने लगी उस रात में बह गया। नाजिया को देखकर मुझे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने नाजिया को गुनाह के लिए बरगलाया। जानती है सरदारा बीबी, अगर ये गलत लड़की होती तो मेरे साथ चंद लम्हा गुजारने के बाद मुझे सरेआम बदकिरदार कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उसने साफ मुझे कहा था अगर आपको सच में मुझ पर दस्तरस चाहिए तो मुझसे निकाह करें, मैं तभी अपना आप आपको सौंप दूंगी। मुझे ये सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। मैं उससे निकाह कर लिया, मगर जिस पर मैं वापस गाँव से निकल कर हवेली में आया तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने गलती कर दी है। एक लड़की की मोहब्बत में मैं इस कदर गाफिल हो गया कि सरदारा बीबी को अपनी खुशी में शामिल करना भूल गया। मैं जानता था आप मेरी और नाजिया की शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी, आपको एक अरसा लगेगा यह हकीकत अपनाने में, इसलिए मैंने अपना और नाजिया का ये रिश्ता मुख्फी रखा। ये बच्चा मेरा है, नाजायज़ नहीं है। जायज़ है, बस अब मैं नाजिया को उसका मुकाम दिलाना चाहता हूँ। ये लड़की आपके सामने है, इतने महीनों से ये बात जानते हुए भी कि मेरी बीवी, फिर भी इसने कभी किसी पर जाहिर होने नहीं दिया, ना ही किसी तरह का अपने एजात में बदलाव लाया। वो यहाँ पर रहने वाले हर एक रिश्ते के लिए मुखलिस है। सरदारा बीबी के दिल पर इस वक्त तो
इन बातों ने असर नहीं किया था, मगर धीरे धीरे अपने पोते की खुशी की खातिर वो नाजिया को अपने पोते की बीवी के रूप में अपना चुके थे। ज़हरा बेगम को जब इस बात का इल्म हुआ तो बहुत शोर मचाया। अलीना रो रो कर अलग बेहाल थी, क्योंकि छोटे साईं की बीवी वो इसलिए भी बनना चाहती थी ताकि सारी जायदाद की मालिक उनकी बेटी भी बन सके। अगर अलीना और हारून शाह की शादी हो जाए तो ये जायदाद सिर्फ हारून की नहीं बल्कि उनकी बेटी के हिस्से में भी आ सकती थी। रहमा शाह का अपना तो कोई बेटा था नहीं, घर का सरदार तो हारून को ही बनना था। बहरहाल उनके ख्वाब मिलिया मीट हो चुके थे और हारून ने बाकायदा तौर पर नाज़िया को अपनी बीवी के रूप में सबके सामने कबूल किया। एक ग्रैंड वलीमा करके तमाम तर खानदान वालों को इकट्ठा किया गया। नाज़िया वाकई हारून के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि अलीना एक जानिब को मुंह सजाए घूम रही थी, बार बार अपनी अम्मी के कंधे पर सर रख कर रोने लगती। ज़हरा बेगम भी ये कहती कि सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इस नाज़िया की बच्ची ने तो ऐसा लंबा हाथ मारा कि हम तकते रह गए। खानदान वालों ने बातें की, लेकिन हारून शाह को फर्क कहाँ पड़ता था। लोगों का काम ही बातें करना था। 2 दिन बातें करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसे ही था। जिस पल नाज़िया ने बेटे को जन्म दिया तो सरदारा बीबी की खुशी की इंतहा नहीं थी। हारून शाह की औलाद को देखकर सरदारा बीबी पूरी तौर पर नाज़िया को अपनी बहू तस्लीम कर गई। जबकि हारून शाह के दिल में नाज़िया के लिए मोहब्बत